करें। अब सुन लेना, पहला पॉइंट लिखो जो मैं बोलता हूँ, कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स। कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर, ठीक है, 6 लाइन छोड़ दो। दूसरा लिखो, की प्लेयर्स स्टेक होल्डर। छह लाइन छोड़ दो। तीसरा है लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर्स। 6 लाइन छोड़ दो। और चौथा कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर्स। हो गया। अभी पहला पॉइंट की सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर में पहला पॉइंट ये लिखना, हाई पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल। हो गया। दूसरा लिखना, की प्लेयर्स के अंदर लिखना, हाई पावर हाईली इंटरेस्टेड पीपल। लो प्रायोरिटी में लिखना, लो पावर लेस इंटरेस्टेड पीपल, लो पावर हाईली इंटरेस्टेड पीपल। हो गया। अभी कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर के अंदर, ये अंदर ही लिखा है ना ये वाला, उसके अंदर एक और एल एरो करो और लिखो, बैंक्स गवर्नमेंट कस्टमर्स।
हो गया। उसके अंदर लिखना एग्जाम्पल में शेयर होल्डर्स, CEO, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोलो। लो प्रायोरिटी में लिखना बिजनेस मैगजीन्स एंड मीडिया हाउसेस। हो गया। और उसमें लिखना एम्प्लॉयज, वेंडर्स, सप्लायर्स, लीगल एक्सपर्ट्स। हो गया। ये सबका अपना हो गया सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट अभी एल एरो में लिखना, कीप सेटिस्फाइड में लिखना give them intended information on regular basis। give them intended information on regular basis। हो गया। इसमें लिखना give them all information on regular basis। उसमें लिखना इतना ही। नहीं, ये लिखना कीपिंग एन आई टू चेक इफ द लेवल ऑफ इंटरेस्ट और पावर चेंज। हो गया। नेक्स्ट इसमें लिखना this audience can help with real time feedback in areas for improvement of an organization। हाँ, सिर्फ लिखना मैं बता रहा था। हम जनरल पॉइंट लिख रहे हैं।
हो गया, बहुत काम का आंसर, अभी सुन लेना। सी टोटल है ना 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स है, टोटल 4 तरह के स्टेक होल्डर्स है। पहला है कीप सेटिस्फाइड स्टेक होल्डर्स। कौन है ये लोग? ये लोग वो लोग हैं जिसका पावर बहुत हाई है, बट उनको अपने बिजनेस के इंटरेस्ट बहुत कम है, क्योंकि ये लोग बैंक है, गवर्नमेंट है, ये लोग को टैक्स से मतलब है। ठीक है, पावर हाई क्यों? ये चाहे तो अपने बिजनेस की बजा सकते हैं। कस्टमर्स, इनको हमारे फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल एकेडमी में क्या चल रहा है उसको तुमको लेना देना नहीं है, बट तुम्हारा पावर हाई है टू स्पॉइल द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी। तो ये लोग वो लोग हैं जो हाई पावर है, लेस इंटरेस्टेड पीपल है। तो ये लोगों को हम इंटेंडेड इंफॉर्मेशन देंगे जो ये लोगों को चाहिए ऑन रेगुलर बेसिस, ऑन रेगुलर बेसिस। एग्जाम्पल आ गया इसमें बैंक, गवर्नमेंट, कस्टमर्स एक्सेट्रा, ये सब इसमें आ गया। अच्छा, की प्लेयर्स में क्या आ गया? ये लोग का पावर भी हाई है और ये लोग का इंटरेस्ट भी बहुत हाई है। अरे ओनर्स, देखो इसमें क्या बोला है, गिव देम इंटेंडेड इंफॉर्मेशन। इसमें क्या बोला है, गिव ऑल इंफॉर्मेशन ऑन रेगुलर बेसिस। दोनों में इतना फर्क है। ठीक है, तीसरा जो कैटेगरी है वो है लो प्रायोरिटी। लो प्रायोरिटी स्टेक होल्डर का मतलब है जैसे कि लो पावर, इनका पावर कम है और इनको बिजनेस में इंटरेस्ट भी कम है। जैसे कि मैगजीन्स, मीडिया हाउस, ये लोगों को मिर्च मसाले से बहुत वो रहता है कि मिर्च मसाला कुछ नया। अच्छा, इन लोगों को कुछ दो मत, पर इन लोगों की सिर्फ नजर रखो, क्योंकि अगर इनका पावर और इंटरेस्ट देख दोनों कम है, अब क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। और अगर बढ़ गया तो या तो ये कैटेगरी में आएगा, या तो ये, या तो ये, नहीं समझा? और अगर ये 3 कैटेगरी में आ गया तो उनको अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर। कीप इन्फॉर्म स्टेक होल्डर मतलब ये लोग कौन है? लो पावर हाई इंटरेस्टेड पीपल, पावर बहुत ही कम है पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा। एम्प्लॉयज, हमारे पास पावर नहीं है पर हमको ये बहुत पता रहता है कि प्रोफेशनल एकेडमी की कितनी ब्रांच होगी और कहाँ चल रहा है। तो कंपनी को हमारा फीडबैक, सजेशन लेना चाहिए फॉर द इम्प्रूवमेंट, क्योंकि हम लोग ही है जो डे टू डे एम्प्लॉयज है, जो डे टू डे कस्टमर के साथ डील करते हैं। समझे इतना? डन? आएगा? कर ले, रीड कर ले एक बार। ये आंसर बहुत कम का, वापस कह रहा हूं। हो गया? डन? एक बार इसका रफ वर्क कर लेंगे। घुमा दे पन्ना, हेडिंग दे मेंडिलोस मैट्रिक्स, फिर उसका मीनिंग बताता हूँ जो लिखा वो। देख, पहले तो है ना टोटल 4 टाइप के स्टेक होल्डर्स है। पहले तो 4 टाइप के स्टेक होल्डर के नाम लिखो। कीप सेटिस्फाइड, दूसरा की प्लेयर्स, तीसरा लो प्रायोरिटी, कीप इन्फॉर्म्ड। हो गया? फिर उनका इंटरेस्ट लिखो पहले। देखो, जो कीप नहीं, पहले एग्जाम्पल लिखो तो एग्जाम्पल से इंटरेस्ट याद आ जाएगा। कीप सेटिस्फाइड मतलब बैंक, गवर्नमेंट, कस्टमर्स। हो गया? फिर उनका इंटरेस्ट, पावर लिखना है, उनको इंफॉर्मेशन कौन सी देना है वो लिखना है।
डन। अभी नया पन्ना लो, हेडिंग द मेन वर्क, चलेगा राइट साइड। आंसर खत्म, नया पन्ना मतलब नया नया आंसर मतलब कोई भी पेज चलेगा। हेडिंग द मेन वर्क, बोलू लिखो, सब हेडिंग में लिखो चैनल्स। चैनल्स लिखो, चैनल्स का डेफिनेशन पहले यहां से यहां तक। और चैनल्स के बाजू में हिंदी में लिख दो, चैनल्स का मतलब होता है जरिया, थ्रू विच। लिख दो तो हिंदी में जरिया, थ्रू विच, थ्रू विच लिख दे। बोलो भी। अब देखो 3 टाइप की चैनल है। लिखो, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल। बोलो। सॉरी, 2 टाइप्स, पहले 2 टाइप्स लिखो, 2 टाइप्स ऑफ चैनल, 2 टाइप्स। एक ऑनलाइन, रुकना लिखना मत, और एक ऑफलाइन। ऑनलाइन में है ओन, ठीक है, सेल्फ लिख दो, सेल्फ, और थर्ड पार्टी। ऑफलाइन में भी है सेल्फ और थर्ड पार्टी, ऐसा लिख दो, पहले बता दो क्या ये, सेल्फ थर्ड पार्टी, सेल्फ थर्ड पार्टी। लिखा। अब देख, सैमसंग का फोन है, वो ऑनलाइन भी बिकता है, ऑफलाइन भी बिकता है। ऑनलाइन में खुद की वेबसाइट पे भी बिकता है, थर्ड पार्टी की वेबसाइट पे भी बिकता है अमेजोन, ऑफलाइन में भी खुद की थर्ड पार्टी। नहीं समझा? एग्जाम्पल लिख दे सैमसंग फोन्स, तो याद रहेगा नीचे।
लिखा, डन। अभी नीचे लिख, तीन लाइन छोड़ के, देर आर 3 टाइप्स ऑफ चैनल। पहला लिखना सेल्स चैनल, यहां से आप पूरा कॉपी कर। हो गया, 3 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट लिखना प्रोडक्ट चैनल, प्रोडक्ट चैनल बोलो भी, यहां से यहां तक ये कट है, और सर्विस चैनल में यहां से यहां तक। फिर समझाता हूं। हो गया, अब देखो ध्यान से, प्रियल हो गया। अब देख, सेल्स चैनल का मतलब होता है थ्रू विच वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर, थ्रू विच वी आर सेलिंग द प्रोडक्ट टू कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग वाला फोन बेचता है अमेजोन के थ्रू, तो अमेजोन हो गया सेल्स चैनल। इतना समझा पहले, ये एग्जाम्पल लिखना है। सैमसंग इज सेलिंग फोन थ्रू अमेजोन, तो अमेजोन इज वन ऑफ द सेल्स चैनल। लिखा, अमेजोन इज वन ऑफ द सेल्स चैनल। तो देख, सेल्स चैनल में क्या बोला है, फॉर एग्जाम्पल दिस आर द इंटरमीडियरीज इन्वॉल्विंग इन सेलिंग द प्रोडक्ट थ्रू ईच चैनल एंड अल्टीमेटली टू द एंड यूजर। ठीक है, अब प्रोडक्ट चैनल में देखो क्या बोला है, द प्रोडक्ट चैनल फोकस ऑन सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज हु आर फिजिकली हैंडल द प्रोडक्ट ऑन इट्स पाथ फ्रॉम प्रोड्यूसर टू द एंड यूजर। चल, मुझे सेल्स चैनल और प्रोडक्ट चैनल के बीच में कोई डिफरेंस बता सकता है? दोनों में फर्क है।
नहीं, देख सेल्स चैनल में है ना, सुन, ये है सैमसंग, इसने अपने फ़ोन रखे अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन से कस्टमर ले रहा है, ठीक है। ये सेल्स चैनल। प्रोडक्ट चैनल मतलब क्या, अभी अमेज़ॉन से जो डिलीवरीज, सप्लाई चेन, नहीं समझा, अमेज़ॉन से जो एक सप्लायर जाएगा सैमसंग, यहाँ से वो खुद पहले फ़ोन लेगा, फिर इधर जाएगा, फिर कस्टमर को देगा, तो जो फिजिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स होता है ना, वो होता है प्रोडक्ट चैनल। प्रोडक्ट किसके किसके हाथ में गया, लिख दे उधर, प्रोडक्ट किस किस के हाथों में गया। हाँ, ये सिर्फ समझने के लिए तुम्हारे है। प्रोडक्ट किन किन के हाथों में गया, हु डिलीवर्स द प्रोडक्ट। सर्विस चैनल में इतना ही लिखना है, आफ्टर सेल सर्विसेज, पहले लिख दो आफ्टर सेल सर्विसेज। हो गया। अब देख, द सर्विस चैनल रेफर्स टू द एंटिटी दैट प्रोवाइड नेसेसरी सर्विस सपोर्टेड। जैसे कि मैंने घर पे एसी लिया है, तो एसी को फिट करने इंस्टॉलेशन के लिए सर्विस चैनल, तो 3 टाइप का चैनल है, ठीक है। अब उसका नेक्स्ट पेज में लिखना रफ, इसके बाद शॉर्टकट बताता हूँ। शॉर्टकट ये तुम लोगों ने नोट्स लिखा है, शॉर्टकट। लिखना पहला, सेल्स चैनल में इंटरमीडियरीज इन्वॉल्व in selling the product. Intermediaries involved in selling the product. प्रोडक्ट चैनल में लिखना, सीरीज ऑफ इंटरमीडियरीज who physically handles the product. सर्विस चैनल लिखा, सर्विस चैनल में लिखना necessary service support that is required for product after sale services. हो गया, हो गया ना भैया, डन। अभी पन्ना घुमा, बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है, छोटा आंसर है बट लिखना है। हेडिंग दे, मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज। मेन वर्क, मेजर कोर कॉम्पिटेंसीज आइडेंटिफाइड इन 3 एरियाज।
हो गया पहला पॉइंट, ये हम कर चुके वैसे तो आंसर। पहला पॉइंट कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन, मतलब लोगों से कुछ डिफरेंट बेचो, डिफरेंशिएशन स्ट्रेटेजी किया था ना कल लर्न। दूसरा पॉइंट बोलूं, कस्टमर की वैल्यू करो। नहीं नहीं, उसके अंदर बाद में लिखते, पहले नॉर्मल। नहीं नहीं, पहले 1 2 3 लाइन, पहले 1 2 3, पहले 1 2 3 करो तो फिर बाद में लिखते हैं उसके अंदर। दूसरा पॉइंट कस्टमर की वैल्यू करो। एंड तीसरा एप्लीकेशन टू अदर मार्केट्स। अब पहले नेक्स्ट लाइन पे लिखो मीनिंग ऑफ कोर कॉम्पिटेंसेस। बोलो पॉइंट पॉइंट्स लिखना भी 1 2। ये 1 बहुत इंपॉर्टेंट है ये केस स्टडी के लिए, ये 2 और ये 3। हो गया। अब देखो कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब पता है क्या होता है? कॉम्पिटेंसी मतलब स्किल्स, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनना, आज कोई भी बिजनेस है, कंसिडर एनी बिजनेस, आज कोई भी बिजनेस है, अगर मैं सिर्फ मार्केटिंग में होशियार हूं, अगर मैं सिर्फ मार्केटिंग में होशियार हूं तो मेरा कंपनी चलेगा क्या? नहीं। तो कॉम्पिटेंसी का मतलब पता है क्या? यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स। यू नीड टू बी एक्सपर्ट इन मैनी डिफरेंट फील्ड्स। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ स्किल्स, नॉट इंडिविजुअल स्किल्स एंड टेक्निक। हाँ तू, हाँ तो वही होगा ना, डिवीजन कंपनी के लिए वो कोर कॉम्पिटेंसी हो गया। भाई ये मार्केटिंग में होशियार है, ये एचआर में होशियार है, ये अकाउंटिंग में होशियार है, ये सप्लाई चेन में होशियार है। मैंने तुम चारों को हायर कर दिया, मेरी कोर स्ट्रेंथ बढ़ गई। ये इसका मतलब ये लिखा है। इतना पहले समझा, बहुत काम का आंसर है। नेक्स्ट अभी हेडिंग देना पहला पॉइंट का, कॉम्पिटिटर्स डिफरेंशिएशन। उसके अंदर पहला एल एरो, ये वाला पहला एल एरो नहीं, पहला पॉइंट नंबर लिखना ये वाला, बस इतना ही मैंने।
हो गया। अब ये लोग क्या बोलते हैं, तेरी कोर कॉम्पिटेंसी तब अच्छी होगी जब तेरी कंपनी कॉम्पिटिटर से कुछ डिफरेंट करेगी। बेसिक पॉइंट समझा पहले इतना। अब दूसरा हेडिंग देना, कस्टमर वैल्यू। इसके अंदर ये पहला पॉइंट और ये दूसरा पॉइंट। अब सुनने का, अब देखो, कस्टमर की वैल्यू करो। क्या बोला? कस्टमर की। When purchasing a product or service, it has to deliver a fundamental benefits for the end customer in order to be core competent। मतलब आज हम कोई पेन भी लेते हैं ना, तो पेन का मुझे फायदा होना चाहिए। इट शुड गिव द बेसिक बेनिफिट टू द कस्टमर। ठीक है, फंडामेंटल बेनिफिट देना चाहिए। तीसरा लिखो, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज टू अदर मार्केट, एप्लीकेशन ऑफ कॉम्पिटेंसीज टू अदर मार्केट। बोलो भी इसमें क्या लिखने का है। एक मिनट, ये पहला पॉइंट ये तो हम कर चुके हैं, यहां से यहां पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखिए लोग ने क्या बोला है, जो भी तुम्हारी कोर कॉम्पिटेंसी से, मान लो तुम्हारे 5 की टीम है, अब तुम्हें कोई दूसरी ब्रांच खोलनी है, तो ये टीम को साथ में लेकर जाओ, तो वहां पर भी तुम अप्लाई योर नॉलेज टू द अदर मार्केट्स। ये आंसर बहुत बार आ चुका है, इसके लिए लिखा है, बाकी तो कोई मतलब नहीं था। डन, ये कोर कॉम्पिटेंसीज का इतना पूरा पैराग्राफ था। अभी इसका शॉर्टकट लिखने का है, शॉर्टकट लिखो, मेन वर्क, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज। ये भी बहुत कम का आंसर है। बोलू, पहले सिर्फ लिख लो, नेक्स्ट लाइन पे ये लिखना, ये शब्द यहां से यहां। बोलू, पहला पॉइंट, वैल्यूएबल्स। एल एरो करके लिखना, एल एरो करके लिख, अलाउ फर्म्स
to exploit opportunity or avert threat. अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट, ये आएंगे दोनों एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, बाहर से आते हैं। मैं समझाता नहीं, उसे वैसे लिखना है। हो गया। नेक्स्ट एल एरो, it should create value for the customers. हो गया। सी क्वेश्चन का मतलब है ना, जो यहाँ पर ये लिखा है ना, क्राइटेरिया फॉर बिल्डिंग कोर कॉम्पिटेंसीज, वहां पर ब्रैकेट में नीचे लिखना, हिंदी में बताता हूँ, हिंदी में तो हिंदी इंग्लिश मिक्स में लिखना, जैसा तेरे को आता है वैसा। हम कब कहेंगे, हम कब कहेंगे कि हमारी कंपनी की वाह वाह, वाह वाह, हम कब कहेंगे कि हमारी कंपनी की वाह वाह कैसे होगी? हम कब कहेंगे कि हमारी कंपनी की वाह वाह कैसे होगी, ये क्वेश्चन है। ये पहला पॉइंट मैंने वैल्यूएबल लिखा है, ठीक है, समझाता हूँ थोड़ी देर में। आगे वैल्यूएबल लिखा ना, 2 लाइन छोड़, लिख रेयर। पहला एल एरो, very few competitors possess these capabilities. लिखा। नेक्स्ट लिखना, नेक्स्ट एलर में, कैपेबिलिटीज पोजेस्ड बाय मेनी राइवल्स, then it is not rare.
देन इट इज नॉट रेयर। हो गया इतना। थर्ड पॉइंट में लिखना कॉस्टली टू इमिटेट। नहीं, एक हाँ मतलब दो लाइन बाई डिफॉल्ट सब में छोड़ना है। कॉस्टली टू इमिटेट चलेगा, कॉस्टली टू इमिटेट। एल एरो करके लिखना। कंपीटिंग फर्म्स unable to develop easily। नेक्स्ट बोलो, नॉन सब्सटीट्यूटेबल। Firms that do not have strategic equivalent, firms that do not have strategic equivalent। हो गया। डन। अब सुनो, ये चारों जो हेडिंग लिखा है ना, इसके बाजू में राइट एरो करके कैपेबिलिटीज लिख लो। चारों हेडिंग लिखा है ना रेयर, उसके बाजू में राइट एरो करके कैपेबिलिटीज लिख लो। लिखा। अब सुनो, ये चार कैपेबिलिटीज होनी चाहिए कंपनी के पास। अगर ये चार कैपेबिलिटीज में से तुम्हारे पास कोई एक भी कैपेबिलिटी है तो तुम्हारी कंपनी की वाह वाह होगी। क्वेश्चन क्या है, हमारे कंपनी की वाह वाह कैसे होगी? तो पहला था वैल्यूएबल, क्रिएट वैल्यू फॉर द कस्टमर, अपॉर्चुनिटी को ढूंढो, थ्रेट को दूर करो। दूसरा था तेरे पास कोई ऐसी कैपेबिलिटी जो रेयर हो, जो सबके पास ना हो। तीसरा कोई ऐसी कैपेबिलिटी जो सिर्फ तेरे पास हो, मतलब इमिटेट ना कर सके कोई। और चौथा ऐसी कैपेबिलिटी जो सिर्फ तेरे पास ही है, मोनोपोली है। समझा? ये एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल्स काट देना है, नहीं करना है टेक्स्ट बुक से भी। डन है ना? डन हो गया। ये आंसर रीड कर लो एक बार। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेसिक है, लिख दे स्वॉट एनालिसिस।
मेन वर्क। स्वॉट एनालिसिस मेन वर्क। पहला पॉइंट मैं जैसे बोलते वैसे लिखना। बोलो। स्ट्रेंथ एस, राइट एरो, छोटा राइट एरो करना क्योंकि एक ही पे लाइन पे बहुत कुछ लिखना है। स्ट्रेंथ राइट एरो, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, और एक राइट एरो, ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नहीं मतलब ऑर्गेनाइजेशन लिखना, देख स्ट्रेंथ इनहेरेंट कैपेबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस लिए? स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, ऐसा लिखना है। आ जाएगा छोटा छोटा लिखेगी तो नीचे लिख दो, और क्या बोलो। बोलो नेक्स्ट। अभी सुनो, वीकनेस समझाऊंगा 2 मिनट में सब साथ में। इनहेरेंट लिमिटेशन, ये भी ऑर्गेनाइजेशन का ही है। स्ट्रेटेजिक डिसएडवांटेज, वो नीचे नीचे उससे कॉमन बनता। दो ये आंसर बात। वीकनेस लिखा, अपॉर्चुनिटी, फेवरेबल कंडीशन, ये एनवायरनमेंट से आता है। टू स्ट्रेंथन पोजीशन, हो गया। थ्रेट, अनफेवरेबल कंडीशन, ये भी एनवायरनमेंट से आता है। टू डैमेज पोजीशन, हो गया। हो गया इतना। नेक्स्ट लिखना, रीजंस फॉर स्वॉट।
एक लाइन छोड़कर, रीजंस फॉर स्वॉट। बोलो, पहला पॉइंट, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। हाँ, दूसरा, इट प्रेजेंट्स अ कंपेरेटिव अकाउंट। तीसरा, गाइड्स स्ट्रेटेजी इन स्ट्रेटेजी गाइड स्ट्रेटेजिस्ट इन स्ट्रेटेजी आइडेंटिफिकेशन। हो गया? अरे हो गया, ये आंसर पढ़ लेते, बहुत सिंपल है। स्वॉट मतलब पता है क्या, कंपनी का होता है। स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल होता है, अपॉर्चुनिटी इन थ्रेट बाहर से आता है, ठीक है। तो स्ट्रेंथ वीकनेस इनहेरेंट कैपेबिलिटी किसकी, ऑर्गेनाइजेशन की, टू स्ट्रेंथन पोजीशन या तो टू स्ट्रेटेजिक गेन एडवांटेज या तो डिसएडवांटेज है। अपॉर्चुनिटी होती है, हम अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेंगे तो अपनी पोजीशन और अच्छी होगी, और थ्रेट को लिया तो डैमेज करेगा। स्वॉट एनालिसिस का रीजन क्या था, इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल फ्रेमवर्क। लॉजिकल फ्रेमवर्क का मतलब क्या, अब देख, अब मेरे पास स्ट्रेंथ है और एक्सपेंशन का बहुत बड़ा मेरे पास पैसा बहुत है और अपॉर्चुनिटी एक्सपेंशन, तो मैं लॉजिकली ये कर सकता हूँ। सर आपकी स्ट्रेंथ भी और अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग ग्रैब कर लो। कंपेरेटिव अकाउंट मतलब क्या, हम हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस कंपेयर कर सकते विद दैट ऑफ अदर्स। और स्वॉट एनालिसिस के बाद एक स्ट्रेटेजिस्ट को पता चलेगा कि भैया मुझे कौन सी स्ट्रेटेजी लेनी है एनवायरमेंट के लिए, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बेसिक समझे इतना? डन। रोड मैप लाइए तू, ठीक है, चलो डन। ब्रेक लेते हैं, कितना मिनट का, तो मैं कुछ खाना खा लूँ। 15 मिनट का लेते हैं, ठीक है, मैं कुछ नाश्ता कर लेता हूँ भाई। सस्टेनेबिलिटी ऑफ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। हिंदी में इसका मीनिंग लिखो नेक्स्ट पॉइंट पे। हम कब कहेंगे कि हमारी कंपनी
हमेशा हमेशा इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा हमेशा कॉम्पिटिटर से आगे रहेंगी, आगे रहेगी। ठीक है, हमारी कंपनी कॉम्पिटिटर से हमेशा आगे कैसे रहेगी, कब रहेगी? ये पहले इतना समझा, ये क्वेश्चन है, आंसर लिख, ये यहां से लिखना है, रुक जा, पहले सिर्फ लिख लेना, मैं पूरा एक साथ समझा दूंगा। द 4 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ RNC, रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज। बोलो, बोलो, पहला लिखो ड्यूरेबिलिटी, रेट एट विच, रेट ऐसा लिख, रेट एल एरो करके लिखना, रेट एट विच अवर, ऐसा लिखना, R&C, रेट एट विच अवर R&C, R&C का मतलब है रिसोर्स एंड कैपेबिलिटीज, रेट एट विच अवर R&C deteriorates, deteriorates। लिखा, नेक्स्ट एल एरो लिखना उसके अंदर ही, ये वाला, यहां से यहां तक, हो गया इतना? ऑनलाइन खरीदने के, अब सुनना, मैं समझाऊंगा बाद में। नेक्स्ट एल एरो लिख,
यहाँ से यहाँ तक। बहुत काम का आंसर है ये। हो गया। अब ये ना पाथ लाइन छोड़ दे एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट लिखना हेडिंग ट्रांसफरेबिलिटी। इधर आर एंड सी लिखना, पहला पॉइंट। हो गया। दूसरा पॉइंट, बोलो थर्ड पॉइंट। लिखो, द easier to transfer RNC between companies, the less sustainable will be the competitive advantage. हाँ, नेक्स्ट 5 लाइन छोड़ देना एग्जाम्पल के लिए। नेक्स्ट
इमिटेबिलिटी, बोलू पहला पॉइंट, यहां से यहां पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट ये रहा, हो गया, 5 लाइन छोड़ देना। नेक्स्ट है एप्रोप्रिएबिलिटी। हो गया, डन। अब सुनना ये आंसर में है क्या। पहले ड्यूरेबिलिटी है ना, उसका एग्जाम्पल में लिख, समझ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। ड्यूरेबिलिटी का एग्जाम्पल लिख, बोलो, लिख वहां पर प्रियल, ऐसा लिख, प्रियल अवर कंपनी मैनेजर and because of her skills and capabilities our company is performing well. नेक्स्ट लाइन लिखना, बट Priyal is about to retire after 2 years. So along with her, 5 लाइन मैंने बोला ही था छोड़ना, 5-6 लाइन। So along with her, ये एक्चुअली 5 लाइन नहीं 8 लाइन लगेगा। Along with her, skills will also go. And therefore, बस एक ही लाइन मुड़ा देता हूँ अभी। Therefore, our company sustainability issue
हो गया। देयरफॉर आवर कंपनी सस्टेनेबिलिटी इशू, इतना पॉइंट पहले समझा। ड्यूरेबिलिटी का मतलब क्या है? ड्यूरेबल नहीं है हम लोग, अगर वो चली गई तो अपने कंपनी के लग गए। ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट एक बार प्रियल रीड कर। डिटोरिएट्स, तो इधर रिसोर्स एंड कैपेबिलिटी पता है कौन है? इधर है प्रियल, इधर रेट है 2 years कि वो 2 साल में जा रही है, मेन वक्त पढ़ना था। इधर रेट है 2 years और वो 2 साल में जा रही है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या था? पढ़। यस, तो ये लोग क्या बोलते हैं, मैंने पेटेंट खरीद के रखा है कि मेरा कोई कॉपी नहीं करेगा, बट इंडस्ट्री में पता क्या है तकलीफ? मैंने आज ये माउस का कॉपीराइट कर लिया, पर माउस ही 2 साल में आउटडेटेड हो गया क्योंकि टेक्नोलॉजी कुछ ना कुछ नया आता जा रहा है। तो पेटेंट तुम लोग ने खरीद भी लिया, कॉपीराइट खरीद भी लिया, पर वो आउटडेटेड हो जाएगा क्योंकि तुम आउटडेटेड हो जाओगे, क्योंकि टेक्नोलॉजी रैपिडली बढ़ रहा है। इसके कारण भी तुम्हारा सस्टेनेबिलिटी इशू हो सकता है। सी क्वेश्चन ये, हम कब कब सस्टेन रह सकते हैं, कब कब अपनी कंपनी के लग सकते हैं, इन शॉर्ट ये दूसरा क्वेश्चन। नेक्स्ट, कैपेबिलिटीज, ये जो मैंने अभी बताया एग्जाम्पल वो है, हाँ रीड कर। यस, तो डिपार्चर मतलब अगर ये 2 साल बाद छोड़ के चली गई तो इसके साथ स्किल्स भी चली जाएगी, तो मेरे कंपनी के लग जाएंगे। ये था पहला पॉइंट। दूसरा है ट्रांसफरेबिलिटी। ट्रांसफरेबिलिटी मतलब कि अभी प्रियल है ना, वो रिटायर नहीं हो रही है, बट हाई चांसेस मेरे कॉम्पिटिटर के वहाँ पर वो ट्रांसफर हो गई तो मेरे कंपनी के लग गए, वही लिखा है। इवन इफ द RNC ऑन विच कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज ड्यूरेबल, भले ये लॉन्ग लास्टिंग मेरे साथ चलने वाली है, बट it can be eroded, taken away by the competitors. The ability of rivals to gain access, it depends on this factor. राइवल ने जितना इजीली एक्सेस किया प्रियल को, पैसा देकर लिया, उतने मेरी कंपनी के सस्टेनेबिलिटी इशू। समझे ये? लिखो अभी एग्जाम्पल में लिखो, इवन इफ प्रियल इज नॉट रिटायरिंग, even if Priyal is not retiring, but she may transfer to our rivals. She may transfer to our rivals. इतना समझा? नेक्स्ट लाइन पे लिखना, if it is easier for rivals to gain access to our RNC, 2 लाइन और है, to gain access to our RNC, सस्टेनेबिलिटी इशू। समझे इतना? इतना समझा? नेक्स्ट है इमिटेबिलिटी। Even if RNC cannot be purchased, they would be imitator, they must be built from the scratch. How easily and quickly the competitors built RNC, sustainability depends on that factor. अब देख, ना ही प्रियल रिटायर हो रही है, ना ही वो ट्रांसफर हो रही है, बहुत वफादार है,
बट जो राइवल्स हैं ना वो एग्जैक्टली प्रियल की कॉपी मार्केट में से ढूंढते हैं और बोलते हैं जो प्रियल वो कंपनी में काम कर रहे तुम भी यहाँ पर वही करो, और अगर वो सक्सेस हो गए अपने कंपनी के सस्टेनेबिलिटी इशू, ये तुमको एग्जाम्पल में लिखने का है जो मैंने बताया अभी, खुद से लिखना है। देखो स्टार्ट ऐसे करने का, प्रियल इज नॉट रिटायरिंग देयरफॉर ड्यूरेबिलिटी इशू सॉल्व, प्रियल इज नॉट ट्रांसफरिंग देयरफॉर ट्रांसफरेबिलिटी इशू सॉल्व, बट ऐसा करके लिखना है। लिखा क्या लिखा, प्रियल इज नॉट ट्रांसफरिंग नाइदर शी इज रिटायरिंग बट कॉम्पिटिटर्स में इमिटेट अवर आरएनसी एंड इफ दे सक्सीड सस्टेनेबिलिटी इशू। क्वेश्चन कि हम सस्टेनेबल कब कब रह सकते हैं। एप्रोप्रिएटी बहुत सिंपल है, जिसने अपने कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया उनको एप्रोप्रिएट रिटर्न्स दो, अगर हमने उनको टाइम पे रिटर्न्स नहीं दिया क्या हो जाएगा, सस्टेनेबिलिटी इशू। इतने लिखने का है, गिविंग रिटर्न्स टू एप्रोप्रिएट स्टेक होल्डर्स इफ नॉट सस्टेनेबिलिटी इशू। हो गया, डन, आंसर डन। अब सुनो, चैप्टर 3 एक आंसर बाकी है, वो अभी नहीं कर सकते, बाद में करना है।
अब पन्ना लो, मेन वर्क, ये लिखो चैप्टर 3 छोटी छोटी बातें, सिर्फ लिख लो पहला। कल एब्सेंट मत रहना, कल पूरा चैप्टर में लर्न करा दूंगा प्रॉपर, और मॉड्यूल वगैरह लेकर आना, और अगर वो रोड मैप है तो उसका जेरोक्स लेकर आना। चैप्टर 3 छोटी छोटी बातें। बहुत लिखना है, पॉइंट्स है। पहला पॉइंट ये लिखना, स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, उसमें 4 है, और ऐसे लिखने का 4 पता है ना, लिख दो। स्ट्रेटेजिक ड्राइवर्स, ड्राइवर्स यानी क्या, जो ड्राइव करता है कंपनी को, इंडस्ट्री को। अपनी स्ट्रेटेजी 4 लोगों पे डिपेंडेंट है। हो गया? बोलू, ये लिखना, पॉटर जेनेरिक स्ट्रेटेजीज 3 है उसके अंदर। कितने पॉइंट लिखे? तीसरा, स्टेक होल्डर्स मैट्रिक्स is equals to Mendelow's matrix. नेक्स्ट लिखना, power interest matrix is equals to Mendelow's matrix. Next point. Power interest matrix is equals to Mendelow's matrix. नेक्स्ट बोलू, ये लिख लेना, ये वाला अलग से। अरे छोटी छोटी बातें में लिखना है, ये पूरा केस स्टडी रिलेटेड है।
हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग का डेफिनेशन। यही अपना बाकी है, ये वाला पॉइंट बहुत काम का है, स्ट्रेटेजिक ग्रुप मैपिंग। हो गया। नेक्स्ट, चैनल्स का सिर्फ 2 लाइन, ये 2 लाइन। हो गया। नेक्स्ट, ये वाला जो हाईलाइट किया ना, वो वाला पॉइंट। हो गया, है ना। नेक्स्ट,
सिर्फ वो वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वॉट। इसके अंदर से बहुत भर भर के एमसीक्यू आते हैं, वो 4 शब्द, स्वॉट, एस स्ट्रेंथ, इनहेरेंट कैपेबिलिटी, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजिक एडवांटेज, वैसे चारों का लिखने का है, एक ही लाइन में हो सकेगा तो शॉर्टकट। हो गया? और एक मिनट, हाँ, ये एज इट इज़ पूरा इमेज, इसके अंदर भी पूरा केस स्टडी है, सिर्फ इमेज ड्रॉ करना है, तो अपने को टेक्स्ट इन्फॉर्मेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। हो गया? डन। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, कल केस स्टडीज एमसीक्यू खत्म कर देंगे। बाय।